चलिए, जो पहले हमें बात करनी है कि आपको किस तरीके से मेंस में आंसर्स को लिखना है। हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के रेफरेंस में, मगर ओवरऑल जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं दैट विल बी एप्लीकेबल इन एवरी सिनेरियो, इन एवरी एग्जाम इन विच यू आर अपियरिंग। ठीक है, सिर्फ बीएनएस के रेफरेंस में नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में भी इक्वली लागू होगी। और जो ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, प्राइमरीली ये जो स्ट्रेटजी है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, लगभग मानिए कि 10 मार्क्स के या 8 मार्क्स के जो इतने बड़े क्वेश्चंस होते हैं, या 15 मार्क्स के, उन पर आपको ये प्राइमरी फोकस करके बनाना है, अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। एज फार एज अदर स्मॉल आंसर्स आर कंसर्न, उनमें तो आपको क्या रखना है, यू हैव टू कीप फोकस in accordance with the, you have to keep focus on the word limit। ठीक है, आपको वर्ड लिमिट वगैरह पर ध्यान देना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पहले ग्रीन बोर्ड की तरफ लेके चलता हूं और वहां पर मैं बताऊंगा कि जो कॉमन प्रिंसिपल है, किस तरीके से आप अपने मेंस के अंदर अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं। attempting answers for मेंस एग्जाम। देखिए, जब भी और मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो हम ये आंसर्स लिखने की स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं, दैट इज वी आर अप्लाइंग स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू दी क्वेश्चंस विद हायर मार्क्स, जहां पर कम 5 से ज्यादा मार्क्स नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बेसिकली ये वाली स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप अप्लाई करते हैं। मतलब जो 8 नंबर के हों, 10 नंबर के हों, 15 नंबर के हों, आपके स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के अंदर सिंपल हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये वाला रूल फॉलो करना है बड़े क्वेश्चंस के अंदर। IRAC, इनका मैं मतलब बताऊंगा आपको। IRAC लिख लीजिए, अपने नोट्स बनाइएगा साथ के साथ। IRAC। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपके जो मेंस के आंसर होंगे वो 2 तरीके के हो सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, मींस कॉन्सेप्ट और प्रोविजन, जिनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं, और दूसरे जो तरीके के आपके क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड या फिर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड या फिर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। एज फार एज योर एप्लीकेशन और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड, उनके रेफरेंस में इस IRAC का मतलब अलग है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं उनके रेफरेंस में IRAC का मतलब अलग है। उनके रेफरेंस में IRAC का मतलब अलग है। अब क्या मतलब है, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं आपको यहां पर चारों चीजें बता देता हूं। IRAC, हो सकता है आपको यह चीज बोरिंग लगे, मगर मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ना, और अगर आप उसको अप्लाई कर लेंगे, आप मानिएगा कि जो आपके मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सिर्फ ये फॉर्मूला अपना के आप अपने आंसर के 25% जो आपके मार्क्स आने वाले होंगे उसको कम से कम 25%, 20 से 25% तक ऑटोमेटिकली बढ़ा लेंगे। और अगर आप में से अभी कुछ लॉ स्टूडेंट है, लॉ स्कूल के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, अपने सेमेस्टर के एग्जाम में ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना, आपको मार्क्स में ही डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल टीचर तो सेम होते हैं। और प्रॉब्लम बेस्ड में भी हम सिंपल IRAC। अब देखिए,
अगर जो ये आई है इसको हम जनरली हम बोलते हैं इशू, या फिर आप बोल दीजिए इंट्रोडक्शन। अब देखिए आई का मतलब है इशू और इंट्रोडक्शन। अब मुझे ये बताइए, आप लॉ स्टूडेंट है, जुडिशरी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मेंस के आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन आप कैसे क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन लिखेंगे या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखेंगे? आप बोलोगे सर हम तो हर तरीके के क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। नहीं, जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन के अंदर यहां फर्क है। अगर प्रॉब्लम बेस्ड या डायरेक्ट क्वेश्चन आपका लंबा क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा मार्क्स वाला आ रहा है, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहां पर आई का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। और अगर एप्लीकेशन बेस्ड है तो यहां पर होगा इशू। अब इसको मैं आपको बताता हूं। इंट्रोडक्शन, जैसे आपका एग्जाम्पल आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की, अगर हम बात करें कि आप एक शॉर्ट नोट लिखिए कॉन्स्पिरेसी एज एन ऑफेंस पर, तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखेंगे? दिस द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज प्राइमरीली गिवन अंडर सो एंड सो सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, और इस पे जो लैंडमार्क केस है उसका नाम ये है। एक दो केस का नाम आप बता सकते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन, और उसमें आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि आप जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, वहां पर आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि एग्रीमेंट इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, आपको सिर्फ ये 3 लाइन लिखनी है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। यू हैव टू राइट जस्ट दीज 3 थिंग्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द, गुड इवनिंग सलमा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन। अब ये बात कब हुई? जब आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का है, डायरेक्ट क्वेश्चन का है, डायरेक्ट नेचर का है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन बेस्ड की, तो वहां पर आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे बकायदा, इशू लिखेंगे। और यहां पर इशू का मतलब क्या होता है? लीगल इशू इन्वॉल्व्ड। लीगल इशू, इशू का मतलब होता है लीगल इशू। लीगल, अगर देखिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसी हो सकती है? प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो सकती है कि 2 लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचाया या ये प्लान बनाया कि वो बैंक को लूटेंगे। यहां पर एग्रीमेंट, 2 या 4 लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो बैंक को लूटेंगे। यहां पर कॉन्स्पिरेसी है ना? तो आप क्या बताओगे? प्रॉब्लम आएगी आपके पेपर के अंदर, आप ये बताओगे कि दैट दिस प्रॉब्लम एट हैंड, ये जो सवाल हमें एग्जामिनेशन के अंदर मिला है, ये जो ये प्रश्न हमें मिला है, दैट क्वेश्चन और दैट प्रश्न इज रिलेटेड टू, या ये संबंध रखता है कॉन्स्पिरेसी के अपराध से, और कॉन्स्पिरेसी का अपराध इस धारा के अंदर दिया हुआ है, दैट द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज गिवन अंडर दिस प्रोविजन। और जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, जो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, उनसे रिलेटेड लैंडमार्क केस का नाम ये है। चाहे वो आपका नलिनी सिंह का केस हो वर्सेस स्टेट का केस हो, जिसको हम राजीव गांधी असैसिनेशन केस बोलते हैं, या और जो लैंडमार्क जजमेंट है हमारे पास, जो हमने सारी डिस्कस की हुई है जब हम बीएनएस के अंदर कॉन्स्पिरेसी का अपराध कर रहे थे, दैट यू विल कीप इन माइंड। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, आपको यहां पर पूरा एस्से नहीं लिखना है, या पहली ही लाइन से आपको लॉ नहीं बता देना है। यहां पर आप इन 2 लाइनों का, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो 2 से 3 लाइनों का, या वो लीगल इशू क्या उस केस के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, वो बताकर कहीं ना कहीं एग्जामिनर है जो आपका मेंस की कॉपी को इवैल्यूएट करने वाला है, आप उसको ये बता रहे हैं कि सर मुझको पता है आपने क्या सवाल पूछा है, और मैं आपको डायरेक्टली, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने दूंगा। देखिए, जो इवैल्यूएटर होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, टीचर होता है, वो सबसे ज्यादा लिथार्जिक होता है, उसको भी पका पकाया सामान चाहिए होता है। जैसे आपको पका पकाया सामान, पके हुए नोट्स चाहिए होते हैं, रेडी नोट्स चाहिए होते हैं, आपके तो मन में ये इच्छा होती है कि हमें क्वेश्चन ही मिल जाए जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, उसी तरह एग्जामिनर को भी वो ये चाहता है कि जब मैं कॉपी उठाऊं तो मुझे पहली नजर में पता चल जाए कि बच्चे को सवाल आता है या नहीं आता। इस इंट्रोडक्शन का और लीगल इशू का
पर्पज सिर्फ यही है इस इंट्रोडक्शन का, और लीगल इशू का पर्पज यही है कि आप ये बता रहे हो सामने वाले को, एग्जामिनर को, सर जो मुझसे क्वेश्चन पेपर के अंदर समान पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर मुझे पता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप बता दोगे कि ये इससे रिलेटेड प्रोविजन है, और प्रिंसिपल बेस्ड है जैसे नेमो, जैसे एक्टस नॉन फेसिटरियम निजिम सिटरिया पर इस पर क्वेश्चन आता है, तो आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे कि सवाल अगर ये आए कि शॉर्ट नोट ऑन एक्टस नॉन फेसिटरियम निसिम सिटरिया है, तो इसमें बताओगे कि इसका नॉर्मल मतलब, इसका मतलब ये है, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको कॉन्स्पिरेसी का एग्जांपल लिया, तो कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपने ये बताया कि ये इस प्रावधान के अंदर, इस प्रोविजन के अंदर दिया हुआ है, और इस पर ये लैंडमार्क जजमेंट है। और प्रॉब्लम बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के रेफरेंस में आप क्या बता रहे हैं कि भाई जो आपने ये बताया कि 2 या 3 लोग मिलकर बैंक लूटने का प्रयत्न बना रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, तो यहां पर उनका मेन फोकस क्या है, यहां पर उनका मेन टारगेट क्या है, दे आर प्लानिंग दी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यहां पर वो प्रॉब्लम बेस्ड, यहां पर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध करना चाह रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध करना चाह रहे हैं। तो ये आ क्या हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, चाहे वो लीगल इशू है या इंट्रोडक्शन है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वहां पर यह जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही लीगल इशू होगा, देयर मे बी नंबर ऑफ लीगल इश्यूज। तो आप उनको पॉइंट वाइज करके बताएंगे कि हाँ ये लीगल इशू है, ये लीगल इशू, क्या इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी के अपराध के लिए लायबल है, क्या इसके बाद इन्होंने उस क्राइम को कर दिया, क्या उसके लिए अटेम्प्ट के लिए भी लायबल होंगे। तो जो भी होंगे वो आप लीगल इशू बताएंगे, और हर लीगल इशू को कौन से प्रोविजन से वो रिलेट करता है डायरेक्ट पिन पॉइंट कर कर भी बताएंगे। इज दैट क्लियर यहां तक? इज दैट क्लियर यहां तक? अब देखिए अगला है आर। जो आर वर्ड है ना, इसका कोई डिफिकल्ट मीनिंग नहीं है। आर का मतलब होता है रूल या बोल दो लॉ। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है तो उस रूल पे आप लीगल प्रोविजन लिखें, लीगल प्रोविजन लिखे, उससे रिलेटेड सिर्फ उस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड केस लॉ लिखें, दैट विल बी कमिंग अंडर द टर्म रूल और लॉ। और उसको सिर्फ लिखना नहीं है, एट द सेम टाइम यू हैव ऑल्सो टू एक्सप्लेन इट। उसको एक्सप्लेन भी आपको करना है, उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ लिखना नहीं है। उसको लीगल प्रोविजन, जैसे मैंने आपको कॉन्स्पिरेसी का बताया, तो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है, सेक्शन नंबर बताओगे, कॉन्स्पिरेसी के इंग्रेडिएंट बताओगे, उनको एक्सप्लेन करोगे, 1-2 इलस्ट्रेशन भी दोगे, और उसके साथ साथ आपके पास कोई लैंडमार्क जजमेंट है, केस लॉ है, वो भी आप बताओगे। ठीक है, वो भी आप बताओगे। और अगर आपका क्वेश्चन कैसा है, अगर आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड है, तो आप यहां पर फिर से लीगल प्रोविजन मेंशन करेंगे और केस लॉ मेंशन करेंगे। मगर यहां पर आपको एक बहुत बड़ी बात ध्यान में देनी है, एज फार एज इन कंपैरिजन टू दी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड के रेफरेंस से अगेंस्ट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये बात ध्यान में रखनी है कि यहां पर तो आप ओवरऑल लीगल प्रोविजन को लिख रहे थे, मगर यहां पर जो आपको लीगल प्रोविजन या केस लॉ है, वो सिर्फ आपको डायरेक्टली किससे रिलेटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम एट हैंड। जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया हुआ है सिर्फ उससे रिलेट करनी चाहिए, जनरल कंसेप्ट से रिलेट नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए मैं आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछा कि ए ने बी को पेट में 35 बार चाकू मारे और
अल्टीमेटली बी की डेथ हो गई। बताइए कि कौन सा ऑफेंस ये हुआ है, वेदर इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। सवाल ये है कि ए ने बी को पेट में, एब्डोमेन में 35 बार चाकू मारे और इतनी इंजरीज की वजह से बी की डेथ हो गई। आपसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि वेदर इट इज द ऑफेंस ऑफ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। आप बताइए। तो अब इस केस के अंदर आप सबको पता है कि जो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि पेट में अगर 35 बार चाकू मारे हैं उसकी वजह से सामने वाले की डेथ हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन से प्रोविजन से रिलेट करता है? क्या हमें कल्पेबल होमिसाइड पूरा लिखना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में तो पूछ रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड होगा या मर्डर होगा। बिटवा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है और ये सिचुएशन डायरेक्टली रिलेट करती है आपके मर्डर वाले प्रोविजन के सेक्शन 101 के क्लॉज थर्डली से, सेक्शन 101 के क्लॉज थर्डली ऑफ द बीएनएस से, जहां पर क्या है कि द इंजुरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ठीक है, तो आपको ये सीधा आपका क्लॉज थर्डली ऑफ सेक्शन 101 जो मर्डर से रिलेट करता है उसमें जाएगा। तो जब आप अपने लीगल प्रोविजन लिखेंगे तो आपको सिर्फ क्लॉज थर्डली ऑफ सेक्शन 101 जो मर्डर से रिलेट करता है, सिर्फ क्लॉज थर्डली को लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उससे रिलेटेड जो केस लॉ है, लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का है। सारी चीजें आप बताएंगे। किसी व्यक्ति ने अपने मन में इंजरी सोची कि मुझे ये इंजरी करनी है, वहां पर डेथ कॉज करने की नहीं थी, क्योंकि पेट में चाकू मारा तो नॉन वाइटल पार्ट हो गया, तो यहां पर इंटेंशन आप नहीं प्रूव कर सकते कि उसकी इंटेंशन मारने की थी। मगर क्योंकि पेट में इंजरी की है, चाकू से मारा है और कितनी बार मारा है, 35 बार मारा है, नॉन वाइटल बॉडी पार्ट पर मारा है, क्या जो इंजरी विक्टिम की बॉडी पर एक्चुअली प्रेजेंट है, क्या उसकी मंशा थी उस तरह की इंजरी कॉज करने की? यस, आप ये प्रूव करेंगे। और उसके साथ साथ जो इंजरी उसकी एक्चुअल बॉडी पे पाई गई है, क्या वो सफिशिएंट है किसी भी सर्कमस्टांसेस में नॉर्मल व्यक्ति की मौत करने के लिए, उसको मारने के लिए? अब देखिए, किसी को पेट में अगर 35 बार चाकू लगेंगे तो वो मर ही जाएगा ना। ये क्लॉज थर्डली पे आएगा, द इंजुरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब ये आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये वही इंजुरी है जो उसने सोची थी, और जो इंजुरी उसने सोची थी वो सफिशिएंट थी इसकी मौत करने के लिए? तो इसके लिए आप किसकी हेल्प लेते हैं? मेडिकल ओपिनियन की, डॉक्टर साहब की राय लेते हैं। ये सारी चीज एक्सप्लेन करते हुए क्लॉज थर्डली को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लॉज थर्डली ऑफ मर्डर से रिलेटेड उसको आप एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ विरसा सिंह के केस को भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम एट हैंड है उस पर लैंडमार्क केस हमारे पास कौन सा है? विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और अब सिर्फ आपको केस एक्सप्लेन करना है, उस प्रॉब्लम पर अभी अप्लाई नहीं करना है। अब हम बात आते हैं ए पर। एज फार एज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, उसमें आपको ए नहीं लिखना है। ए का मतलब होता है एप्लीकेबिलिटी। कि एप्लीकेबिलिटी तो आप प्रॉब्लम आएगी जब आपके सामने, तभी तो आप बताओगे ना। जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की, तो उसमें ए का कोई जिक्र नहीं होगा, एप्लीकेबिलिटी आपको नहीं एक्सप्लेन करनी है। अब आपका जब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्या करना है कि जो ये आपने लीगल प्रोविजन या केस लॉ अभी बताए उनको आप कैसे अप्लाई करोगे ऑन क्वेश्चन गिवन इन पेपर। सिर्फ आपने जो लीगल प्रोविजन और केस लॉ एक्सप्लेन किया है उसको आपको प्रॉब्लम जो आपके पेपर के अंदर दी गई है उसके ऊपर 2 से 3 4 5 लाइन के अंदर अप्लाई करना है, एनालाइज करना है, रीजनिंग देनी है। देखिए, प्रोविजन आप दोबारा नहीं लिखेंगे, प्रोविजन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं रूल के अंदर, उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट भी लिख चुके हैं। सिर्फ आपको ए का मतलब है एप्लीकेबिलिटी। आप जो आपने लीगल प्रोविजन अभी एक्सप्लेन किया, एनालाइज किया,
उसको आप अपने प्रॉब्लम एट हैंड, जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है, उसके ऊपर आप बता रहे हैं। लास्ट में है सी का मतलब होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन एज फार एज, अब देखिए कंक्लूजन आपका दोनों में आएगा, चाहे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन हो। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में था तो आप बता देंगी हाँ हाँ हमने ये एक्सप्लेन किया है और ये चीज है, ये ऐसा अपराध है। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे कि आफ्टर एनालाइजिंग द लीगल प्रोविजन, लीगल इश्यूज, और उन लीगल इश्यूज और लीगल फैक्ट्स को हम जब अपने क्वेश्चन के अंदर जो हमारे सामने सवाल पूछा गया है उस पर अप्लाई करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब, और विरसा सिंह की जजमेंट को अप्लाई करते हुए, सिर्फ आपको इतना लिखना है यहां पर, विरसा सिंह की जजमेंट को फिर से एक्सप्लेन नहीं करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कैसे आपको अपना कंक्लूजन लिखना है। वहां आप बताएंगे कि इन सारी चीजों को अप्लाई करते हुए वी केम टू द कंक्लूजन दैट द ऑफेंडर हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 101 सब सेक्शन 3 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब आप इतना समझ गए कि आपको जब भी बड़ा क्वेश्चन आए 5 नंबर से ज्यादा का, तो आपको चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, चाहे एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आप इराक के फॉर्मूले को अपनाएंगे। ये इराक वो वाला इराक नहीं है बगदादी वाला, ये हमारा इराक लीगल नॉलेज वाला, ये वो मेथड है जिस तरीके को अपनाकर जुडिशियल ऑफिसर्स अपनी जजमेंट लिखते हैं। आप कोई भी जजमेंट उठा के देखिएगा, सबसे पहले उसके अंदर बताया जाता है, चार्ज वगैरह की बात होती है तो दैट इज लीगल इशू, फिर फैक्ट्स पर बात करते हैं, ठीक है, फिर हम लीगल प्रोविजन पर बात करते हैं, और अब उन लीगल प्रोविजन को फैक्ट्स पर अप्लाई करते हैं, और फिर लास्ट में कंक्लूजन करते हैं। जजमेंट का भी तो यही तरीका है। अब आप अपने जब एग्जाम के अंदर आंसर लिख रहे हो तो आपको जो क्वेश्चन में फैक्ट्स दिए हुए हैं वो दोबारा नहीं लिखने होते हैं, ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका तरीका है। अब मैं आपको अगली स्लाइड पर लेके चलता हूं। देखिए इराक का जो ये मेथड है ना, IRAC for writing the answers in the mains examination, here A stand for issue or introduction, R stand for rule or law, A stand for applicability, and C stands for conclusion, ठीक है, C stands for conclusion। ये जो मेथड है, this is the method by which judges of the Supreme Court and High Court write their judgments। आप कोई भी जजमेंट उठा के देख लीजिएगा, आपको यही दिखेगा, ठीक है। जब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो वो क्या है, एनालिसिस ही तो है, जो कोर्ट की रीजनिंग होती है। जब आप इराक मेथड को अप्लाई कर अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, एट दैट टाइम आप कहीं ना कहीं जो इवैल्यूएटर हैं, जो मास्टर जी हैं, जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं, उनको आप बता रहे हो कहीं ना कहीं कि आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड एज जज साहब। मुझे पता है कि आप वो बता रहे हो उसको कि डायरेक्टली कि आई एम अ सूटेबल कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल ऑफिसर। मतलब कहीं ना कहीं कमीशन को, आयोग को, या हाई कोर्ट, अगर कुछ स्टेट के अंदर हाई कोर्ट कंडक्ट करा रहा है आपका एग्जाम, आप उसको बता रहे हो कि भाई साहब आपको मेरे ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आई नो हाउ टू राइट दी जजमेंट्स, आई एम अ रेडी मटेरियल, ठीक है। और दूसरा, अगर आप एपीओ एग्जाम में हो रहे हैं तो आप कहीं उनको ये भी साथ में बता रहे हैं कि भाई मैं सूटेबल हूं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि एक वकील का काम क्या होता है, फैक्ट्स को कोर्ट के सामने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके के एनालिसिस के साथ पेश करना, और उसमें तो मैंने महारत हासिल की हुई है इस तरीके के आंसर लिखने में, मुझ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो
और इससे एक चीज तो आपको ये पता हो चल रही है कि आप कमीशन को कहीं ना कहीं ये बता रहे हो कि यू आर सुटेबल कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल ऑफिसर। दूसरा उसके साथ और क्या, आप एग्जामिनर को ये बता रहे हो कि मैं आपसे ज्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा, आपको जो जो कुछ चाहिए वो मैं आपको हेडिंग बना के दे रहा हूं। आपने पहले लीगल इशू बनाया, फिर आपने रूल बताया जिसके अंदर लॉ बताया, फिर तीसरा आपने एप्लीकेबिलिटी बताया और कंक्लूजन बताया, और बीच बीच में जहां पर की प्रोविजन आए, जैसे सेक्शन नंबर आए, उसको आपने अगर अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, या उसको हाईलाइट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि लैंडमार्क जजमेंट का नाम आया, उसको अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया, या अलग पेन से लिख दिया, ब्लैक पेन से उसको लिख दिया या अंडरलाइन कर दिया, तो आप एग्जामिनर से भी ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहे। उस वजह से क्या होगा, एग्जामिनर देखते ही आपके की पॉइंट्स को पकड़ेगा। आपने बुलेट पॉइंट बताए हैं, प्रोविजन के एसेंशियल पॉइंट्स बता दिए, और उसके साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि क्वेश्चन ये इस डायरेक्टली इस प्रोविजन से रिलेट करता है। अब देखिए, जब आप पहली लाइन में एग्जामिनर को ये बता रहे हो कि मास्टर साहब मैं क्वेश्चन को समझ गया हूं, क्वेश्चन इससे रिलेट करता है, तो कहीं ना कहीं यू आर क्रिएटिंग ए इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द एक्सप्रेशन एग्जामिनर ऑल्सो दैट कि हाँ बच्चे को कहीं ना कहीं जवाब आता है, तो वो वहीं से डाउन होने लगता है, आपके क्वेश्चन को, आंसर को वो पूरा पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि आप उसको ऑटोमेटिकली बता रहे हो, लास्ट में आपने बढ़िया सा कंक्लूजन भी लिख दिया। ठीक है, अब आपके कंपैरिजन में वो दूसरा बच्चा, सपोज करो इसी क्वेश्चन को खिचड़ी बना के 2 पेज में लिख के आएगा। पहले तो हैंडराइटिंग बहुत गंदी, मास्टर का पेज खोलते माथा ठनक जाएगा, ओ माय गॉड, ओ शिट। फिर जब आपने उसमें कोई पैराग्राफ नहीं बनाए, कोई हेडिंग नहीं बनाई, कोई ये नहीं किया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, तो मास्टर साहब को पूरे के पूरे 2 पेज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ने पड़ेंगे। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेगा, गंदी हैंडराइटिंग, जो वर्ड समझ नहीं आ रहे होंगे वो भी समझेगा, कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, जो नहीं आएंगी वहां आपको एवरेज मार्किंग दे देगा, तो उस वजह से वो आपका लॉस हो जाता है। तो यही कारण है कि यू शुड फॉलो ऑलवेज दिस मेथड व्हाइल अटेम्प्टिंग द आंसर्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। यहां तक चीजें समझ आई है तो बताइएगा, यहां तक चीजें समझ आई आपको? कोई डाउट है तो पूछिएगा।